और फोर्स की मदद से क्या लाया है, एक्सेलेरेशन लाया है। एक्सेलेरेशन तक की बातें हम लोगों ने करी। और इस टॉपिक को अगर हम किसी पुराने टॉपिक से कंपेयर करना चाहें या बात करें कि किससे रिलेटेड है, तो ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वर्क पावर एनर्जी से। हम लोगों ने यार वर्क पावर एनर्जी में एक टर्म डिफाइन किया है, पोटेंशियल एनर्जी, और क्यों डिफाइन किया है उसकी वजह थी, मैं वो वजह फिर से लिख रहा हूं। हम लोगों ने यार पोटेंशियल एनर्जी को लेके कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या पढ़ा है, W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, लेकिन रेस्ट टू रेस्ट के मामले में, रेस्ट टू रेस्ट के मामले में W एक्सटर्नल क्या हो जाता है, डेल्टा यू हो जाता है, क्योंकि डेल्टा के क्या हो जाता है, जीरो। तो एक ये फॉर्मूला है फेमस, रेस्ट से रेस्ट में ये लगता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि अगर W एक्सटर्नल जीरो हो, लॉस जीरो हो, लॉस तो जीरो में मान के ही चल रहा हूं, तो उस केस में थ्योरम, यही थ्योरम पता है क्या बन जाती है, यही थ्योरम बन जाती है के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, या डिक्रीज इन, बोलो, या इसी का उल्टा, डिक्रीज इन पी बराबर इंक्रीज इन के। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी पहले ज्यादा थी और बाद में घटी है तो डिक्रीज इन के और इंक्रीज इन पी होगा। तो क्या इन तीनों फॉर्मूलों में पोटेंशियल जी वाली बात आती है कि नहीं, क्या उसको क्या याद दिला रहे हो बार बार, भूलना मत, देखो हंसते रहना काफी देर तक। पोटेंशियल जी को लेके हमने ये तीन मेन फॉर्मूले पढ़े जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी के समय किए थे। वर्क पावर एनर्जी के उस समय पोटेंशियल जी ग्रेविटी नियर द सरफेस वाली होती थी और स्प्रिंग वाली होती थी। फिर हम लोग ने इसी तरह की बातें कौन से टॉपिक में करी हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी वाले टॉपिक में। वहां भी इसी पे तीन पे एप्लीकेशन किए हैं कि नहीं, रेस्ट से रेस्ट, स्लो टू फास्ट, फास्ट टू स्लो। क्या है, तीन कैटेगरी के क्वेश्चन इतने फ्रीक्वेंट है कि पता नहीं कब किस टॉपिक में आ जाएं। जहां पोटेंशियल जी आएगी वहां इन तीन फॉर्मूलों के एप्लीकेशन जरूर आएंगे। जहां जहां किसी टॉपिक में पोटेंशियल एनर्जी आएगी वहां इन तीन फॉर्मूलों के एप्लीकेशन कभी भी आ सकते हैं। नहीं तो यहां भी पोटेंशियल जी आने वाली है। हो गया यार, पोटेंशियल जी शुरू करें। पानी पी के खत्म करें। तो पहली बात यह है, चेंज इन पोटेंशियल जी केवल और केवल किसके लिए डिफाइंड होता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता था, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बातें हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ी है। पूरे लूप के लिए अगर वर्क डन ऑफ द फील्ड जीरो हो वो कंजर्वेटिव है। दो पॉइंट के बीच में किसी भी रास्ते ले जाओ वर्क डन हमेशा सेम रहता है, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। याद आया यार? अगर किसी को नहीं याद है तो मुझे दो लाइनें लिख देना चाहिए। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, फॉर अ लूप W फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। फॉर अ साइक्लिक पाथ, फॉर अ साइक्लिक पाथ W साइकिल क्या होता है, जीरो। और दूसरी बात मैंने क्या कही थी, दो पॉइंट के बीच में A और B के बीच में मैं इस रास्ते जाऊं, इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, W1 W2 W3 बिटवीन टू पॉइंट W1 W2 और W3 वो क्या होगा, सेम होगा। तो क्या ऐसी फील्ड हम क्या क्या जानते हैं, ऐसी फील्ड हमने स्प्रिंग फील्ड, जैसे स्प्रिंग की बात करते थे, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक तो स्प्रिंग वाला वर्क पावर एनर्जी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन तीनों जगह पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की बात करी है। वो सारी फील्ड कैसी हैं, जहां जहां हम पोटेंशियल जी की बात करते हैं वो सब कौन सी फील्ड होती हैं, कंजर्वेटिव।
तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल जी शब्द आता है, ये किसके लिए डिफाइंड है? केवल कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कि ये फीचर हमें पता ही है कि यार वर्क डन केवल इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी सबको कवर आ रहा है, याद आ रहा है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जी की डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जी की डेफिनेशन नहीं होती है। क्यों? मैंने बताया था यार कि जब भी हम किसी चीज के अंदर वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द कंजर्वेटिव, तो उसके पोटेंशियल जी में बदलाव होता है। तो हम जितना वर्क डन करेंगे उतना पोटेंशियल जी बदलेगा, लेकिन उसका फाइनल पोटेंशियल जी क्या होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि पहले से क्या था। नहीं, तो पहले से किसी का कुछ भी हो सकता है। हम तुरंत में केवल ये कह सकते हैं जितना वर्क डन किया उतना पोटेंशियल जी बदल गया। ओवरऑल कितना हो गया इसके बारे में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। जब तक कोई इनिशियल नहीं बताएगा तब तक हम फाइनल नहीं बता पाएंगे। क्या जनता समझ पा रही है? तुम्हारे पास 12 किताब की नॉलेज थी, तुम क्लास में आए, एक किताब की नॉलेज और बढ़ गई, तो टोटल कितने किताब की नॉलेज हो गई? 13। लेकिन किसी की अगर 3 किताब की नॉलेज थी तो यानी फाइनल तब तय होगा जब उसका इनिशियल पहले से पता हो। हम केवल एक किताब की गारंटी ले सकते हैं और वो है फिजिक्स। ठीक है, तो डिफरेंस डिफाइंड है, डिफरेंस डिफाइंड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जी की कोई फॉर्मूला नहीं है, इनिशियल देने के बाद फाइनल दिया जा सकता है। ये लाइन समझ में आ गई है? ये लाइनें सब रिपीट हो रही भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही लाइनें आई थी, वर्क पावर एनर्जी में भी यही लाइनें आई थी, इसी दिन के लिए, ताकि यहां पे तुम्हें रिपीट सा लगे। एक फ्री ऑब्जेक्ट किसी फील्ड में छोड़ दिया जाए, एक फ्री ऑब्जेक्ट किसी फील्ड में छोड़ दिया जाए तो फील्ड हमेशा ऐसी डायरेक्शन में भागती है जिससे पोटेंशियल जी कम हो सके। ये भी बड़ा फैक्ट है। एक एम मास के ऑब्जेक्ट को यहां छोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ भागता है, और नीचे की तरफ जाएगा तो हाइट कम होगी तो पोटेंशियल जी, ये सबको पता है। एक खिंची हुई स्प्रिंग में ब्लॉक रखा हुआ है, हाथ हटाओगे तो क्या होगा? वापस जाएगी, यानी तब पोटेंशियल जी क्या होती है? यानी कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर क्या है कि वो हमेशा जमा वर्क डन को चुकाना चाहता है। वो कहता है भैया हमको उधारी रखना ही नहीं है, तुम ले जाओ अपना। वो पोटेंशियल जी को रखना नहीं चाहता, वो हमेशा घटाता है। तो एक फ्री ऑब्जेक्ट किसी भी फील्ड में, ग्रेविटेशन क्या, किसी भी फील्ड में हमेशा कहां भागता है? हाई पोटेंशियल जी से लो पोटेंशियल जी। ये नियम वर्क पावर एनर्जी के जमाने से अब तक नहीं बदला है। बस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये चीजें बहुत अहम है ना। और जब हमें पोटेंशियल जी बढ़ाना हो तो यार घटाना तो बड़ा आसान है, छोड़ दो अपने आप घट जाएगी। बात समझ रहा है? यानी अगर तुम्हें सिलेबस कवर करके सिलेबस अपने दिमाग में बिठाना है वो मेहनत का काम है, भुलाना तो नेचुरल है। अगर तुमसे कोई ये कह दे कि तुम्हें 1 महीने में पूरा कंटेंट भुला के दिखाना है तो क्या यार, इधर उधर की बातें, मूवी देखना, घूमना फिरना, ये सब करना शुरू कर दोगे, सब गायब हो जाएगा। नहीं, तो उसके अगेंस्ट जाना, स्टोर करना मुश्किल काम है। स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है ना? एजेंट की। कहां गया एजेंट? तो यार पोटेंशियल जी जब इंक्रीज करना हो तो उस दौरान फील्ड कैसा वर्क डन करती है? नेगेटिव। और एजेंट कैसा करता है ना? एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड टू डू पॉजिटिव वर्क। अगर एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क करेगा तो ही तुम्हारी पोटेंशियल जी बढ़ेगी। बात समझ रहा है? तो वो एक्सटर्नल एजेंट कौन है? ऑब्वियसली यार, तुम्हारा मन कहां करता है कि पोटेंशियल जी बढ़े? मैं यहां पे अपना मन लगाता हूं ताकि तुम्हारी पोटेंशियल जी बढ़े। हाँ, ऐसा नहीं, घर पे तुम लोग भी अपनी अपनी पोटेंशियल जी बढ़ाते हो, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। और घर वालों का डर, बेइज्जती होने का डर, ये सब चीजें जो है हमारी पोटेंशियल जी बढ़ाने में मदद करती हैं। वही सब एक्सटर्नल एजेंट है, सब एक्सटर्नल एजेंट है। तुम्हारी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए तुम्हारे घर वाले एक्सटर्नल एजेंट है, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, सोसाइटी एक्सटर्नल एजेंट है, सब एक्सटर्नल है। तुम्हारा अंदर का मोटिवेशन भी एक्सटर्नल एजेंट है। खैर, तो यार जब भी कोई एजेंट पॉजिटिव वर्क करता है तो तुम्हारी पोटेंशियल जी बढ़ती है ना? उसी जमा वर्क डन का नाम ही क्या है? पोटेंशियल जी। बल्कि पोटेंशियल जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल जी। क्या जनता समझ गई यार? तो हम लोगों ने यार चेंज इन पोटेंशियल जी की डेफिनेशन दी थी। क्या दी थी? ये इतने पॉइंट्स क्लियर हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें।
नहीं करना चाहते तब भी नोट कर लें। कुछ लोग तो नोट करना ही पड़ेगा ना यार। नोट कर लिया भाई, तेजी से करें। क्या इसमें सेंटर ऑफ मास का उसका हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, हट गया है रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन भी हट गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास पहले लिखा होता था क्या? पक्का कभी पुराने वाले से कंपेयर किया है? नहीं ना। देखो ऐसा है ना कि सारी हेडिंग ना कभी दी गई हैं, तो फिर रोलिंग तो हटा है, रोलिंग हटा है। रोलिंग पहले लिखा रहता था भाई, जैसे सिलेबस में पहले कुछ लिखा होता था और अब नहीं लिखा है। ये बहुत क्लियर कर ले यार, सिलेबस में बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से ड्रॉप्ड टॉपिक की लिस्ट भेजी है, नीट ने कोई ड्रॉप्ड टॉपिक की लिस्ट नहीं भेजी है, पहले तो ये क्लियर कर ले। ये सब टीचर के बनाए हुए ड्रॉप्ड टॉपिक हैं, उनको लगता है कि ये ड्रॉप कर दिए गए हैं, तो भैया उनको लगता है, हो सकता है कि उनका लगना सही ना हो। उसका कारण है कि अगर कोई टॉपिक पहले मेंशन किए थे और अब नहीं लिखे हैं तो उनको हम ड्रॉप मान सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर पहले ही नहीं लिखे होते थे और क्वेश्चन आ जाते थे तो उनको हम ड्रॉप्ड नहीं मान सकते हैं। सेंटर ऑफ मास लिखा है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं लिखा है, तो भूल गए होंगे लिखना। हो सकता है सेंटर ऑफ मास के मोशन पे बात कर लें, लेकिन रेयर घटना है, ठीक है। अगर पहले लिखा था और अब नहीं लिखा है तो फिर नहीं आएगा क्वेश्चन, ये क्लियर कर ले। तो सिलेबस जब भी तुम तय करो कि कौन सी टॉपिक छोड़ना, उसके लिए पुराना सिलेबस लेके बैठे, नया सिलेबस, और जो चीजें हटी हैं बस वही छोड़े, उसके अलावा सब पढ़े। क्या जनता समझ पा रही है क्लैरिटी इसमें? क्योंकि अगर तुम ड्रॉप्ड टॉपिक जो लोगों ने सर्कुलेट किए हैं उनको देखोगे तो सबका अपना अपना बना हुआ है। किसी को लगता है ये ड्रॉप हो गया, किसी को लगता है ये ड्रॉप हो गया है, और सबकी मानोगे तो सिलेबस काफी ड्रॉप हो जाएगा और तुम लोग भी ड्रॉप हो जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा ड्रॉप ना करें, आखिरी ड्रॉप है। नोट कर लिया भाई? तो हम लोगों ने यार इतनी सब कहानी समझने के बाद चेंज इन पोटेंशियल जी की डेफिनेशन क्या बनाई थी। चेंज इन पोटेंशियल जी क्या होता है? वर्क डन बाय एजेंट रेस्ट टू रेस्ट। जिस दौरान एजेंट पॉजिटिव वर्क करता है उस दौरान फील्ड कैसा करती है, तो हम फील्ड का वर्क डन ला के उसमें एक माइनस और लगा दें तो फिर से एजेंट के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा यू की ये दो डेफिनेशन थी, याद आ गया यार? और क्योंकि डेल्टा यू वर्क से डिफाइंड है तो वर्क की यूनिट जूल होती थी, तो डेल्टा यू की भी यूनिट क्या होगी? जूल। कोई दिक्कत है भाई? डेल्टा यू समझ में आ गया? अच्छा, वर्क डन क्या होता था? तो यार वर्क डन के ये फॉर्मूले होते थे कुछ, एफ एस कॉस थीटा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये याद आ रहा है यार? इंटीग्रल होता था कि नहीं? जहां जहां एफ लिखा था वहां एम ही लिख दिया गया है, क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है ई होता है 1 किलोग्राम पे लगने वाला फोर्स, तो एम ही होता है m किलोग्राम पे लगने। तो देखो यार ये सारे फॉर्मूले तुम्हें जाने पहचान नहीं लग रहे? एफ एस कॉस थीटा,
एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर डॉट इंटीग्रल ऑफ एफ ds cos थीटा इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट ds। ये वही फॉर्मूले हैं, बस एफ की जगह क्या लिख दिया है, एम ही लिख दिया है। और क्यों लिखा गया, कारण पता है पिछली क्लास का, क्योंकि ई होता था 1 किलोग्राम पे लगने वाला फोर्स, तो एम किलोग्राम पे क्या हो गया, एम ही हो गया। क्या इस बात पे किसी को दिक्कत? ये मुझे एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं लगती है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि सबको क्लियर रहे। डेल्टा यू समझ में आ गया है ना। पिछले टॉपिक में एक हमने टर्म डिफाइन किया था ई। तो ई क्या होता है, ई फोर्स होता है 1 किलोग्राम पे लगने वाला। क्यों डिफाइन किया है, ताकि हम एम किलोग्राम पे लगने वाला निकाल पाए, एम ई। इसी फैशन में हम लोग एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। तो मैं कहूंगा चेंज इन पोटेंशियल जी होती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, किसके लिए, फॉर पर यूनिट मास। यानी यार ये जो टर्म डिफाइन किया है वो पोटेंशियल एनर्जी लाने के लिए ही डिफाइन किया जा रहा है। जैसे ई फोर्स लाने के लिए डिफाइंड होता है, उसी तरह से डेल्टा वी डेल्टा यू लाने के लिए डिफाइंड, उसका असिस्टेंट टाइप का समझ लो यार। डेल्टा वी पता होगा तो डेल्टा यू आ ही जाएगा। क्यों, जो चीज डेल्टा यू है वही डेल्टा वी है। ये यूनिट मास के लिए, वो किसी भी मास के लिए है। तो बता रहे डेल्टा वी क्या हो गया, तो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास हो गया, चेंज इन पी फॉर यूनिट मास, वही चीज है यार। इसलिए मुझे इस पे और बात नहीं करना। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, तो यार वर्क डन फॉर यूनिट मास या माइनस वर्क डन बाय फील्ड फॉर, जो डेफिनेशन उसकी है वही इसकी, बस अंतर क्या कर दिया गया है, वो किसी भी मास के लिए थी और ये, अच्छा तो इसका वर्क डन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूले लगाते थे नहीं, बता इसका वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा यार, एम हटा दो तो इसका ES cos थीटा बन जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? क्या जहां पे F एम ही होता था, यहां पे F क्या होगा, E होगा। और कारण क्या है कि ये सारी बातें किसके लिए हैं, यूनिट मास के लिए। तो डेल्टा V की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मैं तो कहूंगा डेल्टा V की ही डेफिनेशन ज्यादा समझो। क्यों, क्योंकि डेल्टा V पता होगा तो डेल्टा U ये पर केजी के लिए होता है, वो एम केजी के। अच्छा बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, फिर उसकी जूल थी तो इसकी जूल। और अगर तुम्हें कहीं पर डेल्टा V पता हो और डेल्टा U लाना हो तो m से मल्टीप्लाई कर दो यार। क्यों, डेल्टा V 1 kg के लिए होता है और डेल्टा U किसी भी m के लिए होता है। क्या ये बात बनी है कि नहीं? जब जब पर की डेफिनेशन आती है तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला तो अपने आप आ जाता है। तो डेल्टा V क्या, पर केजी पे चेंज इन पोटेंशियल जी, तो m kg पे चेंज इन पोटेंशियल जी क्या हो जाएगा, m इंटू। क्या इतनी बातें यार समझ में आ गई हैं? नोटो। ये दोनों ही बातें फॉर यूनिट मास करना होती हैं। तो यार अगर कहीं यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसकी फील्ड इंटेंसिटी ई है, यूनिफॉर्म है, और मुझे 2 पॉइंट के बीच में चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल। मैंने यार एरो ऐसे दिखाया, इसका मतलब मास को इस तरफ फोर्स लग रहा है। अरे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते थे वैसे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। और वो पूरी बातें वहां यहां आती भी हैं। बताओ ऐसा एरो क्या बता रहा है कि मास यहां छोड़ोगे तो कहां भागना चाहेगा, ए की तरफ। तो मुझे बताओ ए की पोटेंशियल जी ज्यादा है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, पोटेंशियल ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का, बी का, क्योंकि कोई भी फ्री ऑब्जेक्ट हमेशा कहां की तरफ भागता है, हाई से लो। बी का ज्यादा है और ए का कम है। खैर अब जब तुम ये तय कर ही लेते हो कहां का ज्यादा कहां कम, तो बस ये मैटर करता है कि चेंज इन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना है। नहीं,
तो डेल्टा V की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, या तो एजेंट का वर्क ले आओ चाहे फील्ड का ला दो। और अब साइन के चक्कर बचे नहीं है, क्यों? क्योंकि हम खुद ही समझ जा रहे हैं कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा। अगर कोई पूछे VB माइनस VA बताओ तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। कोई कहते VA माइनस VB बता दो तो नेगेटिव। यानी हम साइन अपने स्केल पे रखें, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा V क्या होता है? वर्कडन, और वो भी 1 किलोग्राम के लिए। और वर्कडन क्या होता है? सबसे आसान वाला FS cos थीटा। अब क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है तो cos 0 ले लिया है, तो वो क्या आ गया? FS, इतना ही तो बचा। और F कितना? E, क्योंकि 1 किलोग्राम के लिए बारे बात कर रहे हैं। तो क्या बताओ डेल्टा V का फॉर्मूला E इंटू D बन गया। अरे ये तो हमने इलेक्ट्रो में भी पढ़ा था, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब तक काम करेगा? जब तक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। नेचर में ज्यादातर जगह यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होती है। ये कब काम करेगा? जब तक E कैसा है? कांस्टेंट है। तो यार जब तक E कांस्टेंट है तो डेल्टा V क्या होगा? E इंटू डी। डेल्टा V वर्कडन जैसा ही दिख रहा है क्योंकि है ही वर्कडन वो। कोई दिक्कत है भाई लोग? इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छा बता यार, फील्ड वर्कडन अगर वेरिएबल हो जाएगी या वेक्टर लुक में आ जाएगी तो फिर उसके लिए क्या करना है तुम्हें यहां से आइडिया है? बिल्कुल बिल्कुल, तब हमें स्टेप बढ़ाना पड़ जाएंगे। तो मैं कम से कम एक एग्जांपल तो ऐसा दूं जिससे तुम्हें ये क्लैरिटी आए कि और क्या हो सकता है। आसान है तो सबसे आसान यही है, डेल्टा बी बराबर क्या? ई इंटू डी। नोट कर लिया भाई लोग? यहां मैंने ये लिखा है कि जैसे कोई ए से बी ले जा रहा होगा तो उस दौरान एजेंट कितना वर्कडन करेगा? FS cos 0। क्यों? एजेंट फोर्स पीछे लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट पीछे है, तो क्या आ गया? FS cos 0। और जब ए से बी कोई जा रहा होगा फील्ड कितना वर्कडन करेगी? माइनस, ये प्लस ED और ये। तो मैं हमेशा कहता हूं डेल्टा भी 2 तरीकों से लाया जा सकता है, या तो एजेंट का वर्कडन सीधे सीधे लिख दो, या तो फील्ड के वर्कडन में एक माइनस लगा दो। देखो दोनों तरीके से यही आंसर आएगा कि नहीं? इस आंसर में एक माइनस लगा दो तो प्लस बन जाएगा, और ये तो वैसे ही प्लस आंसर है। क्या बात क्लियर है भाई? तो डेल्टा बी लाने के हमने यूनिफॉर्म फील्ड में देख लिया है, अभी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी तब क्या? मैंने देखो यार यहाँ पे ये फील्ड दी है, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? ये भी यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि 4i 3j लिखा है, तो हॉरिजॉन्टल में उसका कंपोनेंट 4 है और वर्टिकल में ये E दिया है, यूनिट होगी न्यूटन पर केजी। यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इतने न्यूटन पर केजी। तो यार ये E का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में और कांस्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट को 0,0 से 5,4 तक शिफ्ट किया गया है, यहां से यहां यूनिट मास को। तो क्वेश्चन पूछा है चेंज इन पोटेंशियल बताओ, डेल्टा बी बताना है। ये फील्ड का फोर्स है, डेल्टा बी बताना है। तो डेल्टा बी की डेफिनेशन क्या है? माइनस वर्कडन बाय फील्ड। हम वर्कडन बाय फील्ड निकाल लें और माइनस लगा, ये एजेंट से नहीं निकाला जाएगा क्योंकि फील्ड का ही वर्कडन निकाल सकते हैं हम लोग। फील्ड दिया है तो फील्ड का वर्कडन निकाल सकते हैं। बस यार वर्कडन लाने के 4 फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 4 फॉर्मूलों में से यार एक FS cos थीटा होता है, एक F डॉट S होता है, एक इंटीग्रल FDS cos थीटा, एक 4 में से कौन सा यूज करोगे? E डॉट S, इंटीग्रेशन वाला नहीं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। देखो यार 4i 3j, तो यार E की जगह आ गया 4i 3j, S की जगह कितना?
5/4j। तो ये कितना आ गया यार? यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना आ गया? -32। कोई दिक्कत है भाई? और वैसे भी देखो यार, फील्ड के अलोंग चले हैं ना तो निगेटिव तो आना ही था, फील्ड के अलोंग चले तो निगेटिव आना ही था। v फाइनल माइनस v इनिशियल आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया v इनिशियल अगर 10 जूल पर केजी है तो v फाइनल बताओ। तो v फाइनल में से 10 रख दो तो v फाइनल कितना आएगा? क्या समझ गया यार? इतने स्टेप से v लाया जा सकता है। हालांकि ऐसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये फैशन में नहीं चल रहा है। तो फिर मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे इसकी अगली बात समझाना है। अगली बात क्या है? पोटेंशियल फंक्शन v एज ए फंक्शन ऑफ x y z, v एज ए फंक्शन ऑफ x y z। बता यार, ये पोटेंशियल का जो आंसर आया है, ये पर्टिकुलर आंसर आया है या फंक्शन आया है? पर्टिकुलर किस जगह का? पर्टिकुलर 5। अगर मैं यहां 5,4 ना लिख के x, y रख देता तो ये आंसर पर्टिकुलर ना आके फंक्शन आता। बस यही अंतर है यार, पर्टिकुलर आंसर और फंक्शन में यही अंतर होता है कि वैल्यू डाल दो तो पर्टिकुलर बन जाता है, ना डालो तो वो। तो अगर मैं यहां एक्स वाई रखता तो पूरे डिस्कशन में क्या अंतर आता, मैं जरा दिखाना चाह रहा हूं यार। मतलब यही क्वेश्चन मुझे v फॉर सम एक्स वाई के लिए लाना है, z है ही नहीं, प्लेन में है तो z है ही नहीं। कैसे लाते यार? यही क्वेश्चन मैं करने वाला हूं। कहां अंतर आता यार? ये 4i3j फील्ड तो है ही, जहां मैंने 5i4j लिखा है वहां क्या लिख देता है? xi yj कैप। तो ये आंसर आता 4x 3y। ये v फाइनल का आंसर आता है, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल का। v इनिशियल 10 दिया था तो v फाइनल का आंसर आता 10 - 4x - 3y। अब जो आंसर आया है ये पोटेंशियल है या पोटेंशियल फंक्शन है? ये फंक्शन है। अंतर समझ में आ रहा है? ये पोटेंशियल था और ये पोटेंशियल। क्लियर भाई? तो बात आती पोटेंशियल फंक्शन की। क्या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये भी नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा हमें यार? ये पूछा जाएगा कि पोटेंशियल फंक्शन से इलेक्ट्रिक वापस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। इफ v एज ए फंक्शन ऑफ x y z गिवन, और वापस हमें क्या निकालना हो? E निकालना हो। E मतलब क्या है यहां पर यार? E का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके स्टेप होते हैं माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप, डेल v बाई डेल वाई जे कैप, डेल v बाई डेल z। क्या ये भी हमने दोबारा नहीं तिवारा देख रहे हैं? पहली बार हमने कहां देखा था? वर्क पावर एनर्जी में। उस समय F लाते थे, E नहीं लाते थे। जब F लाते थे तो U से लाते थे, और जब E ला रहे हैं तो यार E V का कंपेनियन है और F है ना यार। F किसी भी m मास के लिए होता है और U भी किसी भी m मास के लिए होता है। V यूनिट मास के लिए डिफाइंड है और E भी। तो काफी ये बात पैटर्न में समझ में आ रही होगी कि U पता हो तो उसके डिफरेंशिएशन से F आता है, और V पता हो तो उसके डिफरेंशिएशन से। क्या जनता समझ पा रही है? अच्छा, अगर कोई पोटेंशियल फंक्शन केवल x का फंक्शन हो, y z हो ही ना, तो बता रही का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई कैप। दैट्स इट। ये तो बिल्कुल बनी बात है। कभी कभी यार पोटेंशियल r का फंक्शन दिख जाता है तो तब E क्या होगा? माइनस डेल v बाई डेल r। और क्योंकि r का कोई स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर नहीं होता तो यहां हम क्या लिख देते हैं? r कैप। है सब एक ही बातें भाई। जब फंक्शन ही में r है तो हम ऐसे लिखेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं? मैं ये चीज अप्लाई करके बताना चाह रहा हूं उस फंक्शन के थ्रू कि कैसे हम रिवर्स बात करते हैं। मैं इस क्वेश्चन में क्या किया था? E दिया था और क्या लाया था? V। और अब मैं बात करने वाला हूं V दिया है तो E कैसे लाते हैं। V क्या दिया है बताओ जरा? V गिवन है क्या? 10 माइनस, बताओ इसका डेल V बाई डेल एक्स क्या होगा? 10 का डिफरेंशिएशन 0, -4x का, -3y का
0, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो y का डिफरेंशिएशन 0 लिखेंगे। अब बता यार डेल v बाय डेल y क्या आएगा, 10 का 0, इसका 0, -3। अब e की डेफिनेशन मैंने अभी अभी क्या बताई है, एक माइनस लगाओ, इसको किसके साथ लिखना है, i के साथ, इसको किसके साथ लिखना है, j के साथ, तो ये आ गया 4i 3j। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि फंक्शन पता था, e आ गया। पहले हम क्या कर रहे थे, e पता था और फंक्शन लाया था। तो यार e से फंक्शन लाने के स्टेप अलग हैं, वहां मल्टीप्लाई या इंटीग्रेशन होता है ना, और फंक्शन से e लाने के लिए डिफरेंशिएशन होता है। क्या याद रहेगा यार, ये क्वेश्चन बहुत फैशन में चल रहे हैं कि v दिया हो और e पूछा जाए, निकाल लोगे? तो मैं एक थोड़ा सा मुश्किल दूं, v गिवन है, गेट e। वो तो अच्छा यहाँ x था, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। तर ई लाने के लिए हमें तीन चीजें करना है, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई के साथ, डेल वी बाई डेल वाई जे के साथ, डेल वी बाई डेल जेड के साथ। तो बताओ जरा इसका डेल वी बाई डेल एक्स क्या आएगा, 2x, यहां x का कोई टर्म है नहीं तो 0, यहां x का टर्म है, z बाहर आएगा, ऑपरेशन किसका होगा, x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का कितना 2x, ये मन में भी कर सकते हैं। डेल वी बाई डेल वाई लाना है तो इसका 0, यहां y है लेकिन 2z बाहर आएगा, ऑपरेशन किसका होगा, y का, और y का ऑपरेशन क्या होता है 1। फिर बताओ यहां y का कोई टर्म तो 0 हो गया। डेल v बाई डेल z, यहां z का कोई टर्म नहीं है 0, यहां z का टर्म है 2y बाहर आएगा और z का ऑपरेशन होगा, और z का ऑपरेशन कितना आएगा 1। यहां z का टर्म है x स्क्वायर बाहर आएगा और z का ऑपरेशन 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया यार 2x प्लस 2zx पहला, दूसरा 2z, यहां कितना 2y प्लस, कितनों ने लिख लिया यार, क्लियर है भाई।
तो बस यार ऐसे ही आएगा, इससे मुश्किल क्या आएगा, इतना ही आएगा। ज्यादा एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने को आ सकता है, कोई दे दे x1 y1 z1 है तो यहां रख देना, तो ई का न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। क्या जनता समझ गई है? तो ये सीधी बात बहुत रेयर है, उल्टी बात ज्यादा होती है कि v दिया हो और ई पूछा जाए। हटा दे भाई लोग। मुझे बता, ये अर्थ जैसा कोई ऑब्जेक्ट है और ये वेक्टर से दिखाया गया है कि इसकी फील्ड का असर कहां होता है। खून नहीं है भाई, ये एरो बनाए गए हैं, तो एरो क्या दिखा रहे हैं कि ग्रेविटी का असर हमेशा उसकी तरफ होता है, यानी ग्रेविटी हमेशा पुल करती है अपनी तरफ। तो इस बड़े से मास का पुल क्या है, इस मास को खींच रहा है, नहीं खींच रहा है, मैंने यहां एक एजेंट लगाया है, वो रोक रहा है, पीछे से किसी तरह से रोक रहा है। अगर ना होता एजेंट तो क्या होता, अरे वो भाग के गिर जाता उस पे, ये रोकते रोकते बेचारा ला रहा है। नहीं, एजेंट मतलब एजेंट इसको स्लोली मूव करा रहा है रेस्ट से रेस्ट। नहीं, मैं पूछूं एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है नेगेटिव? एजेंट नेगेटिव नहीं। और फील्ड, अरे फील्ड फोर्स भी लेफ्ट लगा रही है और खिसक भी, छोड़ दिया था क्या इसने, कहां भाग गया, गलत भागा यार, ये कैसे हो गया, ये इलेक्ट्रो से उठाया गया इसलिए ऐसा हुआ, इधर गिरना चाहिए, सॉरी। ये कहां गिरेगा, फीलिंग गड़बड़ ना करे यार, एनिमेशन के चक्कर में इसको सही कर दूंगा, मैं तुरंत सही करता हूं यार, कभी हो नहीं पाता वरना। है ही नहीं यार इसमें, चलो है नहीं यार इसमें। लेकिन यार कोई फायदा नहीं, ये तो फाइल मेरे पास आती नहीं वापस, मेरे लैपटॉप में फिर से खराब ही रहेगा, चलो फिर कभी करना पड़ेगा। तो अगर ये एजेंट छोड़ देगा तो ऐसे गिरेगा इसके ऊपर। अच्छा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक रेफरेंस की बात करी थी, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया जाता है कि जहां इनफाइनाइट पे फील्ड जीरो हो जाती है वहां का पोटेंशियल क्या लिया जाता है, जीरो, वहां का पोटेंशियल जीरो लिया जाता है। कहां का, इनफाइनाइट का। मुझे बता, इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो है और कोई ऑब्जेक्ट वहां छोड़ दिया जाए यूनिट मास का, तो वो यहां से यहां तक मान लिया अपने मन से आएगा या एजेंट की जरूरत है, कौन बुलाएगा उसको, कौन खींचेगा, फील्ड। यानी उस दौरान फील्ड कैसा वर्क डन करती है, और फील्ड जब पॉजिटिव वर्क डन करती है तो पोटेंशियल बढ़ाती है या घटाती है, घटाती है। इनफाइनाइट को मैं जीरो मान के बैठा हूं और उसके बाद पोटेंशियल घटना है, तो बताओ इस जगह का पोटेंशियल कैसा होगा। क्या जनता, पहले तो बस ये हजम कर ले कि पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव इसलिए कि इनफाइनाइट से यहां तक आने में फील्ड ने पॉजिटिव वर्क डन किया है। अच्छा, इनफाइनाइट से यहां तक आने में एजेंट कैसा वर्क डन करेगा, और एजेंट जैसा करता है वही पोटेंशियल होता है। एजेंट अगर
पॉजिटिव करता है तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, निगेटिव करता है तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो यार कुल मिला के इस ग्रेविटी, इस मास के प्रेजेंस में यहां जो फील्ड पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। कितना आएगा, तो जैसा इलेक्ट्रो में होता था वैसे ही इसमें आएगा। इलेक्ट्रो में हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, KQ/R, तो यहां आएगा GM/R, पॉजिटिव की जगह क्या हो गया। अच्छा वहां भी तो हमने निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव ही लिखा था। क्या निगेटिव चार्ज का नेचर अट्रैक्शन वाला होता है कि नहीं, टेस्ट चार्ज को, तो उसका डिस्कशन और इस ग्रेविटी का डिस्कशन बिल्कुल एक जैसा है। वहां मास की जगह चार्ज होता था, G की जगह K होता था, फॉर्मूला तो वही है। तो अब यार इस फॉर्मूले की हम डेरिवेशन पे बात नहीं करेंगे, इतना पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल किस रेफरेंस के साथ आया है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या माना गया है, 0। ये एजम्पशन स्टैंडर्ड है, लेकिन कभी कभी इसका स्टैंडर्ड इधर उधर कर दिया जाता है, तो हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, है ना। इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 मान के, है ना, एज्यूमिंग पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी 0। इनफाइनाइट पे 0 मान के इस A पॉइंट का पोटेंशियल जो कि R दूरी पे है कितना होगा, ये सेंटर से R दूरी पे है, पोटेंशियल कितना है, -GM/R। मैं इस पॉइंट मास के पोटेंशियल की चर्चा क्यों कर रहा हूं, इस पॉइंट मास की वजह से इस जगह पे पोटेंशियल की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया के हर ऑब्जेक्ट को पॉइंट की मदद से सोचा जा सकता है। और हमें ज्यादा ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करना, हमें ज्यादातर बात तो करना है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, क्योंकि नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं वो किस नेचर के हैं, किस शेप के, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल के लिए तो हमें और अच्छी बात यह है कि यही फॉर्मूला काम आ जाएगा। क्या तुम्हें याद है यार, एक शेल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला और एक स्फेयर की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, है ना, यही होता था। पहले ये नोट कर लें, तो आगे मैं स्टेप वाइज आगे की पोटेंशियल दिखाता हूं। यूनिट क्या होगी यार इसकी यूनिट होगी जूल पर केजी। R दूरी पे, किसी m मास से R दूरी पे पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, यहां से R दूरी पे पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है -GM/R। नोट कर लिया भाई। तो यार हम लोगों ने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इसलिए पढ़ा है कि हम लोग किसी भी नए अरेंजमेंट का पोटेंशियल ला सकते हैं इसकी मदद से। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर अरेंजमेंट पॉइंट मास की मदद से बना हुआ सोचा जा सकता है। क्या बताओ M1 M2 M3 के बहुत सारे मास हों और सबकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लाना हो, तो सबके अलग अलग पोटेंशियल लाएंगे, है ना, और सबको सीधे सीधे पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, क्योंकि पोटेंशियल वर्क से डिफाइंड है और वर्क स्केलर था तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, तो उनको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल।
है ना। स्केलर चीज का सुपरपोजिशन मतलब होता है सीधे सीधे जोड़ना। अगर कोई कंटिन्यूअस मास बॉडी आ जाए तो वही काम हम क्या करेंगे, पहले एक डीएम की वजह से पोटेंशियल सोचेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से अभी तुम्हें ये समझ में आया होगा कि एक पॉइंट मास के पोटेंशियल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक पॉइंट मास जानते हैं तो हम दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो दुनिया में कितने तरह के ऑब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं, इतने तरह की बात करने वाले हैं, चाहिए, हाँ जो भी है यार, इतने तरह के पोटेंशियल की हम लोग बातें करने वाले हैं। तो क्या यार इनके पोटेंशियल हम पहले ही निकाल चुके हैं, दोबारा करेंगे क्या? हमने इलेक्ट्रो में जो कुछ भी पढ़ा है उन फॉर्मूलों में क्या बदलाव करना है बस ये देख लें। क्या जहां के होता था वहां क्या आएगा, जहां क्यू होता था वहां क्या आएगा, माइनस एम, क्योंकि नेगेटिव है ना यार। और जहां आर आता था वहां, जहां लेमडा आता था वहां, जहां सिग्मा आता था वहां, जहां रो आता था वहां, बस तो हो गया, सब हो गया। अच्छा जहां 1/एप्सिलॉन आता था वहां 4πg, इतने बदलाव। अगर हमें बदलाव कहां यार, इनमें तो कोई बदलाव ही नहीं है, इतने में तो कोई बदलाव ही नहीं है। तो अगर हमें वहां के फॉर्मूले याद हैं तो यहां के याद आ जाएंगे, नहीं याद है तो मैं एक एक करके सबके फॉर्मूले कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रो में पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो सीधे उनको दिमाग में रखना है, ठीक है। इनमें से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं कराऊंगा। बता एक रॉड की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हम क्या लाए थे इलेक्ट्रो में। इलेक्ट्रो तुम बताओ, तुम मुझे इलेक्ट्रो दो, मैं तुमको ग्रेविटेशन देता हूं। बताओ इलेक्ट्रो में हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अच्छा इतना गंदा था, के लैम्डा एल एन, तो यहां आएगा माइनस जी लैम्डा एल एन डी प्लस एल अपॉन, ये थोड़ा मैं कर दूं, जहां लैम्डा है वहां माइनस लैम्डा, ये माइनस का फर्क पड़ जाएगा हर जगह, ठीक है। क्या जनता समझ गई यार? इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन दो टॉपिक में हमें फॉर्मूले काम आते हैं। क्या लिखा हुआ रखा है या नोट करना चाहेंगे? हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा बस इलेक्ट्रो वाला और नया वाला लिखते जाओ जल्दी जल्दी। पहले क्या होता था और अब क्या है, और इलेक्ट्रो वाला क्यों लिखोगे यार, सीधे ग्रेविटेशन वाला लिखो, सीधे लिखो यार। तुम्हें इसको देख के नहीं याद आ जाएगा इलेक्ट्रो क्या फॉर्मूला। अब ग्रेविटेशन चल रहा है तो ग्रेविटेशन वाला लिखो। नोट कर लिया भाई लोग? नोटेड। एक रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल लाने के मैंने स्टेप थोड़ा समझाए थे कि पहले सोचो कि इस डीएम का क्या पोटेंशियल, फिर सबका इंटीग्रेट कर दो। तो वो वी का आंसर, तो इसका क्या आने वाला है, आधी रिंग का सेम, क्योंकि इसका मास पूरा होता था, है ना। इसमें भी एम मास आर रेडियस है और एट सेंटर पोटेंशियल में ला रहा हूं, यहां भी सेंटर का पोटेंशियल लाओगे तो कितना आता है, माइनस जी एम बाई आर। और ये भी एम मास आर रेडियस का एक सेक्टर रिंग है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर रिंग, तो उसका भी पोटेंशियल क्या आएगा। कुल मिला के यार जब सारे पॉइंट सेम ही दूरी पे है तो पोटेंशियल का आंसर सबसे आसान वाला आना है ना, चाहे सेमी सर्कुलर हो चाहे सेक्टर हो। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जब सारा मास आर दूरी पे है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, माइनस जी एम बाई आर। एक शेल का भी डिस्कशन यहीं कर लेता हूं। बता एक हेमीस्फेरिकल शेल है और सारा मास m है, रेडियस r है, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, फिर से वही लॉजिक है, जब सारा मास r दूरी पे तो पोटेंशियल क्या होगा, माइनस जी एम बाई। ये हेमीस्फेरिकल शेल है, इसका भी यहीं लिख लें, हेमीस्फेरिकल
शेल। बता रहे एक रिंग है, उसकी एक्सिस में x दूरी पे ये r रेडियस की रिंग है, यहां पोटेंशियल कितना होगा? क्या बता रिंग से इस पॉइंट की दूरी अब कुछ अलग है। ऐसी रिंग है, रिंग के सेंटर से यहां कोई पॉइंट है, तो बताओ वो पॉइंट रिंग के सरकमफेरेंस से कितनी दूरी पे आ गया? ये x है, ये r है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, तो फिर से यही फॉर्मूला क्या, माइनस जीएम बाई दूरी। अब अगर दूरी कोई सीधे दे दे, ये तिरछी वाली दूरी सीधे दे दे कोई, तो माइनस जीएम बाई आर लिख दो। और अगर रेडियस और एक्स दिया है तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। क्या बात समझ रहा है? सीधा सा लॉजिक है कि वो पॉइंट मास से अगर बराबर बराबर दूरी पे है तो पोटेंशियल के आंसर सबसे आसान होते हैं, सीधे सीधे दूरी लिखना है। इतने सारे आंसर, सबका लॉजिक एक ही है, बराबर दूरी पे सारा मास रखा है तो जीएम बाई दूरी, जीएम बाई दूरी। नोट कर लिया भाई? ये रिंग ऑन द एक्सिस, ये भी नोट कर लें। एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस, सेंटर ऑफ द रिंग, डिस्क वाला नहीं नोट करना है। ये शेल एक हेमीस्फेरिकल शेल की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल, पी आउटसाइड बाहर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल और अंदर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल, दो जगहों पे हम पोटेंशियल की बात करने वाले हैं। बता बाहर पे पोटेंशियल क्या होगा? बाहर का आंसर वही होता था जैसे मानो सारा मास कहां रखा हो, सेंटर पे, कितना आता था, माइनस जीएम बाई आर। और अंदर, अच्छा मैं सरफेस पे पूछो पोटेंशियल कितना होगा एट सरफेस, तो वो होगा माइनस जीएम बाई कैपिटल आर। सरफेस पे कितना होगा? पोटेंशियल होता है इनफाइनाइट से यहां तक लाने में अब तक का किया हुआ एजेंट वर्कडन। पोटेंशियल क्या होता है? इनफाइनाइट से यहां तक लाने में अब तक किया हुआ एजेंट वर्कडन। बता यहां तक किया, क्या सरफेस के अंदर जब यहां से m जाएगा तब एजेंट को वर्कडन करना पड़ेगा कि नहीं? यार अंदर फील्ड ही नहीं है, अंदर फील्ड क्या होती है, और जब फील्ड नहीं है तो एजेंट को किसी के खिलाफ फोर्स लगाने की जरूरत, और वर्कडन नहीं करेगा तो पोटेंशियल में कोई अंतर। क्या बता v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है क्या, वर्कडन बाय एजेंट, और क्योंकि वर्कडन जीरो है तो v फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, v इनिशियल के। तो सरफेस तक का पोटेंशियल हमें पता है कितना था, माइनस जी एम बाई आर, तो क्या m पॉइंट का पोटेंशियल भी वही हो जाएगा कि नहीं, जो सरफेस का वही अंदर। लॉजिक क्या है कि वहां से वहां तक जाने में कोई वर्कडन ना फील्ड करेगी ना एजेंट करेगा, ना फील्ड करेगी ना एजेंट करेगा, दोनों ही जीरो होंगे। तो पोटेंशियल में अंतर तो लाने के लिए कोई ना कोई वर्कडन करने वाला होना चाहिए। क्या जनता समझ गई यार? पोटेंशियल का ग्राफ बना सकते हैं यहां पे, V वर्सेस R ग्राफ कैसा बनेगा यार? सरफेस तक का पोटेंशियल ऐसा होगा। ये यार निगेटिव एक्सिस में दिखाने का फैशन है, कभी कभी पॉजिटिव में भी दिखा देते, ऐसे दिखाया जाएगा नीचे, क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। तो यार अंदर हर जगह पोटेंशियल एक जैसा है, क्या ये दूरी का फंक्शन है क्या? नहीं, ये कैपिटल आर तो स्फीयर की रेडियस है, और बाहर फंक्शन है, तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा। नीचे क्यों बना है? क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है। तो ये हॉलो स्फीयर है, नेचर में हॉलो स्फीयर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। दुनिया के जितने भी प्लैनेट हैं वो सब अंदर से बाहर तक सब जगह उसमें मास होता है। चाहे जुपिटर क्यों ना ले लें, जुपिटर गैस से बना हुआ स्फीयर है,
लेकिन फिर भी उसमें ऐसा थोड़ी है गैस अंदर है बाहर नहीं है, पूरे में गैस है, या बाहर है अंदर नहीं है, ऐसा भी नहीं है, सब जगह गैस है। पूछो क्या पूछना है, बोलो। सर वो कह रहे हैं कि सर से पूछिए कि सारे प्लैनेट्स स्फीयर क्यों होते हैं? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से कह सकते हैं अट्रैक्शन उनको बांधने का प्रयास करेगा तो एक सिमेट्रिक शेप सामने आएगा, वो स्फीयर ही बनेगा। हर तरफ से अट्रैक्शन लगेगा तो कैसे जुड़ेगा? परफेक्ट सिमेट्रिक कहाँ है? नहीं होते भाई। दुनिया की असीम टक्करों के बाद कोई प्लेनेट बनता है, बहुत सारे मास इकट्ठे गिरते रहते हैं एक दूसरे पे तो बनता है, चारों तरफ से गिरते हैं। पहली चीज तो ये है, एक वो कारण है। कहीं अगर ज्यादा बड़ा गिर गया तो वहां का थोड़ा मास बढ़ जाएगा, तो एक्चुअली अर्थ परफेक्ट स्फीयर है ही नहीं। उसका अगर एक्चुअल शेप देखोगे तो बहुत गंदा लगता है वो देख के। अरे वो भी नहीं है एक्चुअल, इक्वेटर पे ज्यादा और पोल पे कम, वो तो मैं परफेक्ट दिखा रहा हूं, और गंदा है वो, फोड़े फुंसी जैसा लगता है वो, और गंदा है। बेइज्जती क्या है ऐसा? और दुनिया के हर प्लेनेट इतने ही गंदे हैं यार। हम स्फीयर मान के डील कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम आसान करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग आसान पढ़ रहे हैं। इनको दिखाओ जरा गंदा अर्थ, तो इनका जो है धरती माता से थोड़ा अटैचमेंट कम हो जाएगा। कैसा है ये भी है, ये तो मुझे परफेक्ट लग रहा है। हाँ ये है आलू जैसा है। हम लोग उसको संतरे जैसा इमेजिन करते हैं, वो आलू जैसा है। नहीं, मैथ्स उसके लिए नहीं लगा पाएंगे, ये भी एक बात है कि बहुत परफेक्ट मैथ्स उसके लिए हम नहीं लगा पाएंगे अपने लेवल पे। सर आपको क्या लगता है एलियंस होते हैं? तो कैमरा ऑफ कर दो, एलियंस क्यों, इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात है? इसमें तो मूवीज बन चुकी है यार इतनी। देखो यार, इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो मुझे लगता है कहीं तो ऐसा होगा। वैसे लाइफ होना एक बहुत रेयर घटना है। लाइफ होना इतना रेयर है कि जैसे पूरी जनता के बीच में अंबानी का बेटा पैदा होना, यानी खुद में हम अंबानी के बेटे क्यों नहीं हुए, उसकी संभावना जितनी कम है, उसी तरह से प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्टेंस की संभावना इससे भी कम है। और इसी वजह से करोड़ों प्लैनेट को स्टडी करने के बाद अभी तक लाइफ नहीं मिली है, क्योंकि ये बहुत रेयर घटना है यार। इंसान अगर मैं कहूं कि क्या है, तो इंसान एक नेचर का डेवलप किया हुआ मशीन है। नेचर का डेवलप किया हुआ मशीन है। उस मशीन में एक खराबी है, और खराबी यह है कि अगर उसके पुर्जे कुछ खास पुर्जे काम करना बंद कर दे तो उसका डिके होना शुरू हो जाता है। खराबी क्या है कि उसका डिके होना शुरू हो जाता है। अगर ये खराबी ना हो तो हम पुर्जा सही करेंगे, वो चल पड़ेगी। बस सबसे बड़ी खराबी क्या है बॉडी के साथ या किसी भी स्पीसीज के साथ, किसी भी जीव के साथ, कि उसका डिके होना शुरू हो जाता है। जिस दिन इंसान ये पता कर लेगा कि बॉडी का डिके ना हो बस, तो वो जिंदा करना सीख लेगा। मशीनी तो यार, अच्छा बताओ यार, कार खराब होती है तो क्या खराब होने के बाद उसके पुर्जे डिके होने शुरू करते हैं? नहीं होते। तो हम जो पोर्शन है उसको सही करते हैं, कार फिर से चलने लगती है। लेकिन जीव के साथ क्या है कि उसका डिके होना शुरू हो जाता है। ये ऐसा नेचर ने बनाया है कि जैसे ही कोई पुर्जा काम करना बंद करते हैं, दो चार खास पुर्जे हैं वो काम करने बंद करते हैं, तो वो डिके होना शुरू हो जाता है। और डिके होने के बाद फिर रिकवर करना हमारे बस की बात, उस मशीन को पूरी तरह से रिकवर करना फिर हमारे बस की बात नहीं रह जाएगी। जिस दिन इंसान ये जान जाएगा, लाइफ वो देना सीख जाएगा। इतना सिंपल है यार। अब उसके बनने की शुरुआत से लेके अब तक की जो तुम बायोलॉजी पढ़ते हो, वो कितनी रेयर घटना है, सोच के देखो यार, वो कितनी रेयर घटना है। ऐसा माना जाता है किसी झील में कोई अमीनो एसिड ने पहली बार ये किया कि वो टूटना शुरू हो गया, ऐसी कोई चीज तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं? और फिर वो टूटना शुरू हो गया तो वो लाइफ की शुरुआत हो गई, वो अपने जैसी सेल्स बनाना शुरू कर दिया, बस वही लाइफ है।
वो एक घटना की अपने जैसा सेल बनाना शुरू कर दिया, वो तय कर देता है कि एलियन अब बनेंगे। लेकिन वो घटना होना, अब एलियन बनेंगे किस शेप के, किस स्ट्रक्चर के बनेंगे, वो ज्योग्राफी तय करेगी, वो आगे की कहानी है। लेकिन वो एक घटना होना इतनी रेयर बात है, उनमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस रहे होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रही होंगी, वो अब तक कोई नहीं जानता। हल्का पानी गर्म होना चाहिए, इस टेम्परेचर पे होना चाहिए, इन कंपाउंड्स का वहां मौजूद होना चाहिए। उसके बाद पता नहीं, शायद चांद का इस पोजीशन पे, शनि का इस पोजीशन पे, शुक्र का इस पोजीशन में होना चाहिए, उनका भी शायद उस पर इंफ्लुएंस आया होगा, सन का इस पोजीशन में। वो सारी चीजें जब एक्युमुलेट हुई तब वहां जीव आया। मेरा मानना है कि इन सब चीजों का भी रोल रहा होगा उस पहले सेल को बनने में। तो अब सोचो किसी और सोलर सिस्टम में इतनी सारी कॉम्बिनेशंस एग्जैक्टली सेम हो जाएं, इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है कि सब कुछ इसी वातावरण जैसा होगा, उसका भी अपना एक मून हो, इतनी डिस्टेंस पे हो, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट है लाइफ में। क्योंकि हमारी लाइफ जुड़ी है मून की साइकिल से, अर्थ की साइकिल से, है ना, तो इसका मतलब उसका इफेक्ट उस लाइफ में है। बात समझ रहा है? तो ये बहुत रेयर घटना है, और रेयर घटना, इतने सारे कॉम्बिनेशंस उस झील में, उसी टेम्परेचर पे, उन्हीं कंपाउंड का प्रेजेंस वहां होना चाहिए, तब जाके वो लाइफ पनप गई। अब फिर उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ। अब डेवलपमेंट की भी साइकिल चली, कहीं कोई ब्रेक हो गया, स्पीसीज खत्म हो गई तो साइकिल दूसरी शुरू हो गई, ऐसे लाइफ का ट्री चालू हो गया। तो पहली घटना तो वही रेयर थी। फिर दूसरी घटना, बीच में स्पीसीज जब डेवलप हो रहे थे तो उनके साथ हादसे हुए, तो दूसरी स्पीसीज डेवलप होना शुरू हो गई, तीसरी, तो वो एक ट्री पनपने लगा। लेकिन ट्री का पनपना सबसे पहली बात थी। उसके बाद इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं कि इंसान कैसे बना, ये सरप्राइजिंग नहीं है ना। थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए लगता है कि बाकी एनिमल में इतनी दिमाग नहीं है, इसलिए सरप्राइजिंग लग सकता है। लेकिन पहली घटना सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग कि वो बीज कहां से आया। अब कुछ लोगों का मानना है कि बीज दूसरे सोलर सिस्टम के, जो जब अर्थ बन रही थी तो वहां से आ गया। वो बीज का मतलब कि वो लाइफ पहली सेल में कैसे आई, वो सबसे बड़ी बात है। तो अगर हम उन्हीं कंडीशंस का कोई वातावरण ढूंढ लेते हैं, तो जरूर थोड़ी वहां भी वो हादसा हुआ हो। वातावरण ढूंढ लिया, सब कुछ सही है, लेकिन वहां एक सेल डेवलप होने की कंडीशन कभी क्रिएट ही नहीं हुई, तो खूब एम्बियंस बना रहे, एक सेल डेवलप नहीं हो पाई तो वहां की लाइफ ही आगे नहीं बढ़ी, तो वहां कोई स्पीसीज डेवलप नहीं हो पाई, तो वहां पे लाइफ के चांसेस नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि हो सकता है हम अकेले हो सकता है हम अकेले हों। लेकिन कितना बड़ा यूनिवर्स जब ये देखते हैं तो लगता है यार कि शायद कहीं ना कहीं ऐसी घटना घट गई हो, तो वहां भी स्पीसीज पनपी होगी, और स्पीसीज पनपी होगी तो वहां के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी होगी। थोड़े बहुत पैरामीटर अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग भी होंगे, इसके लिए भी मुझे लगता है कि होंगे तो यही होंगे, ये भी मुझे लगता है। क्योंकि यार और किसी कॉम्बिनेशन में लाइफ पनपना होती तो पनप ना जाती, इसका मतलब यही एलिमेंट जरूरी है। तो हो सकता है कहीं हो, नहीं कह सकते यार। बायो में सर ये चीज लिखी हुई है कि जैसे पहले ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो बन गए वो तो शायद जैसे भी बने हो, लेकिन उससे फर्स्ट सेल कैसे बना उसकी थ्योरी आज तक किसी को नहीं पता है। ए सेल्यूलर फॉर्म्स तो बन गए होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब एक साथ इकट्ठे होंगे, फिर वहां से सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी, परफेक्ट सेल कैसे बना पहला, आज तक किसी को नहीं पता। उसकी कड़ियां नहीं जुड़ी, और सेल के बाद की कड़ियां जानते हैं सब। उसके बाद पूरी उसकी बायोलॉजी पूरी बता रही है कि इससे ये हुआ, इससे हुआ। तो यही रेयर घटना है कि ये कैसे हुआ। तो वो अब या तो कहीं दूसरे से आया है, तो इसका मतलब दूसरी जगह एग्जिस्ट करता होगा। ये उसमें लिखा है कि जो मेटेरॉइड्स की स्टडी की गई तो उसके मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो देखा गया कि यही अर्थ पे भी है। मतलब ये तो है कि ये रिएक्शन कहीं और भी चल रही है, मतलब वही है, फिर एनवायरनमेंट की कंडीशंस क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है वो भी तो नहीं पता हमें, वो भी नहीं पता कि वो कैसे किन रिक्वायरमेंट्स में बनेगा। और वहां भी बनेगा तो इसका मतलब कि लगभग यही कैरेक्टरिस्टिक उनकी भी होंगी, मतलब वहां भी वो मशीन नहीं होगा, उसका भी डिके होता होगा, उसकी भी लाइफ होती होगी। तो तुम लोगों को बस ये ढूंढना है कि डिके ना हो। बस बॉडी जैसे कोई पुर्जा काम करना बंद कर दे, हार्ट काम करना बंद कर दिया, तो बाकी पुर्जे चलाओ आर्टिफिशियल तरीके से, बॉडी का डिके ना हो, उसके बाद उस पुर्जे को सही करके रिपेयर करके देर होने से पहले चला दो तो बॉडी चल पड़ेगी। भी डॉक्टर भी तो यही करता है कि डिके की वो एक्सट्रीम लिमिट पार होने से पहले पुर्जा बदल देता है, तो ठीक है बच जाता है इंसान। और डिके होने की लिमिट पार होने के बाद अगर पुर्जा बदल पाया
तो खत्म हो जाता है, सब खेल यहीं रुका हुआ है। कहाँ आते हैं हम लोग? ओके, तुम लोग गहरा टॉपिक छेड़ दिया यार। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओरिजिन ये तो मतलब आज तक का अनडिस्कवर्ड टॉपिक है, कोई पता ही नहीं कर पाया है। तो इतना नजदीक तो नहीं होगा, मतलब किसी और गैलेक्सी के किसी और स्टार में कहीं ऐसी कंडीशन के बाद वो पनपा हो, इतनी बात। और पनपने के बाद जिस लाइफ स्पैन, मतलब वहां हादसे हुए होंगे, वहां हादसे, उन हादसे के बाद वो सरवाइव कर गया हो, ये भी एक बात है कि जैसे हादसे अर्थ में हुए हैं, अर्थ में कोई एस्ट्रॉइड गिरा, कभी टेम्परेचर बहुत हाई हो गया या हिमयुग आ गया तो स्पीसीज खत्म होने लगी, आइस एज। तो वहां भी वैसे हादसे हुए होंगे, उन हादसे के बाद अगर स्पीसीज सरवाइव कर पाई हो। हाँ, ये सब चीजें तो यहाँ से पता चल जाती है। सब एक केपलर करके प्लैनेट है, उसमें बोला है कि मतलब वो सबसे अर्थ से सबसे मतलब अर्थ जैसा ही प्लैनेट है तो केपलर में भी नंबर चलते हैं। हाँ, उसमें भी केपलर कोई करके नाम। हाँ, सब वो भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट मल्टीवर्स भी हैं। हाँ, अभी कहीं और भी यही बात हुई। मल्टीवर्स तो मेरे अकॉर्डिंग एक फैक्ट है, तुम लोग सुनोगे तो दुनिया में और चीजों से भरोसा उठ जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। एग्जाम के बाद पूछना, तब मैं बताऊंगा। हम लोग उठ चुके हैं, पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब नहीं बताएंगे। सोचो यार कि एक मेटल का आइडियल कंटेनर है, एकदम आइडियल, हाँ आइडियल कंटेनर है, और उसमें एक परफेक्ट इलास्टिक बॉल उसमें डाली जाए, तो हमने किसी वेलोसिटी से उसको छोड़ा, ग्रेविटी फ्री हॉल है, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, टकरा के वापस आएगा। क्या इसकी ट्रेजेक्टरी हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, यहां जा रहा है, पूरी मैथमेटिक्स से हम बता सकते हैं टकरा के। उसके बाद वो अगली ट्रेजेक्टरी में जहां जाएगा, अगला रास्ता वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला, कम से कम एक पार्टिकल है तो उसके आगे का हर रास्ता हम मैथमेटिकली ऑन पेपर निकाल के दे सकते हैं। क्या वो कहीं नियम तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। उसका नियम बस हमें पता होना चाहिए कि इलास्टिक के नियम क्या है। यानी कोई भी पार्टिकल साइंस के नियम को कभी तोड़ता नहीं है। दो पार्टिकल आ जाएं तो उसको मैथमेटिकली निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्या वो नियम से हटके होगा? नहीं। अब मैं कहता हूं 1 अरब पार्टिकल आ जाए, वो भी नियम के हिसाब से होंगे, हमारे स्कोप से बाहर है कि उसका कैलकुलेशन कर पाए, लेकिन क्या वो नियम तोड़ेंगे? अब वो नियम कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, आइडियल ना हो, थोड़ा नॉन आइडियल हो, तो उसके लिए मैथ्स थोड़ा और मुश्किल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का एक्युमुलेशन आगे चल के क्या करने वाला है वो पहले से तय है। हम पेपर पे लिख नहीं पाते हैं, लेकिन पहले से तय है। तो ये यूनिवर्स क्या है? पार्टिकल का एक्युमुलेशन। हम क्या है? पार्टिकल का एक्युमुलेशन। तो आगे क्या होने वाला है सब तय है। हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने सारे पैरामीटर, इतने सारे पार्टिकल हैं कि उनके आगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनने वाले हैं वो हम सोच नहीं पाएंगे। तो जब सब कुछ लॉ से तय हो रहा है, बेसिक प्रिंसिपल्स, और वो भी न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, उन्हीं से सब कुछ जनरेट हुआ है, तो उसके बाद सारी चीजें, उसके बाद आगे अगले पार्टिकल का मूवमेंट क्या है वो सब कुछ तय है। हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या तय नहीं है? क्या बात में रहा है? तय है। इसका मतलब कि भविष्य तय है, लेकिन प्रयास जारी रखना। हो सकता है कि हमारे अंदर जो ये भाव पनप रहे हैं वो भी पहले से तय है कि हमें मेहनत करके डॉक्टर बनना है, नहीं तो भाव पनपने दो। नहीं तो डॉक्टर, हाँ भरोसा कैसे होता मैं नहीं समझ पाया। अगर जब सब कुछ तय है, मेहनत करने से क्या फायदा? अगर ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये मेरी अपनी थ्योरी है। लेकिन सही थ्योरी है, सही बात है। मैंने समझाई है तो सही तो लगेगी।
क्योंकि मैं हल्की फुल्की बात बताया हम लोग को, ये भी तो तय था, ये भी तय था पहले से कि इस समय पे तुम्हें मैं ये बताऊंगा, है ना, उसका कोई खामियाजा ना हो ये तुम्हें समझना है। ठीक है, इसका मतलब यार जब कभी तुम बहुत डिप्रेस या बहुत परेशान हो तब मैं ये थ्योरी रिकॉल करता हूं, ऐसे नहीं यार। लाइफ को जियो जैसे जीना चाहिए, जो लाइफ के नियम तुम लोगों को बताए गए हैं आइडियल लाइफ के, जियो, वो रास्ता ढूंढो, सही तरीका ढूंढो, सही नियम ढूंढो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस महसूस हो तब तुम्हें यह समझना चाहिए कि नेचर के नियम तो सब तय हैं, हम पार्टिकल का एकुमुलेशन है और पार्टिकल अगला मूवमेंट क्या करने वाला है वो सब कुछ फिक्स्ड है। और जब सब कुछ फिक्स्ड है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है यार। क्लियर है? ये नियम मुझे बहुत बाद में पता चला था, जब मैंने अपना कैरियर जो भी होना था वो बना लिया था। ठीक है, इसलिए ये नियम तुमने जल्दी सीख लिया है। समस्या ये। हाँ भाई, क्या जिसके डिटेक्शन का कोई तरीका नहीं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं क्या कह सकता हूं, मतलब मैं मना किसी की चीज को इसलिए नहीं करूंगा भाई, जब तक एविडेंस मिलेंगे तो वो कंफर्म होगा, जब तक नहीं है तब तक हमारे स्कोप के बाद। पता कभी कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि ये गलत वो गलत, लेकिन जितना प्रूवन है वो सही है ये हमें मानना चाहिए बस, है ना। लेकिन ये हो सकता है कि नहीं हो सकता ये कैसे कहते हैं जब उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। एक और बात मैं क्या, एक और बात जो बहुत कठिन थी, जो समझने में मुझे बहुत समय लगा था, ठीक है इतने से ही समझ में आ गया होगा काफी। तो जैसे मैंने यहां पे अभी तुम्हें ये एग्जांपल दिया पार्टिकल वाला और मैली पार्टिकल वाला, मुझे बताओ पार्टिकल किसी समय पे यहां है, थोड़ी देर बाद यहां जाएगा, तो तुम उसका एक मूवमेंट देखते हो कि अभी यहां है थोड़ी देर बाद यहां है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि हमारी लिमिटेशन है कि हम उस वक्त को देख पा रहे हैं। हो सकता है दुनिया में कोई ऐसा भी एग्जिस्ट करता है वो उसके सारे मूवमेंट देख पाए। जैसे बताओ, अच्छा एक वीडियो चल रहा है तो हम वीडियो का एक मूवमेंट जी रहे होते हैं, लेकिन क्या वीडियो तो पूरा ही मौजूद होता है, वीडियो तो पूरा। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि नेचर में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कि एक पार्टिकल के मूवमेंट का हर मूवमेंट हर वक्त एग्जिस्ट करता है, मगर हमारी लिमिटेशन है कि हम एक मूवमेंट को जी पाते हैं। मतलब हमारा बचपन, हमारा भविष्य, सब कुछ एक समय पे एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। जो तुम मल्टीवर्स की बात करो तो वो सब कुछ यहां मौजूद है कहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हम केवल एक मूवमेंट को जी पाते हैं। तो हम इस समय वाला मूवमेंट महसूस कर पा रहे हैं और हम सब भी उसी मूवमेंट को जी पा रहे हैं। इसका मतलब हमारा बीता गया मूवमेंट, हो सकता है कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम सारे मूवमेंट एक साथ जी पाए। बात समझ रहे हैं? ये अगली चीज है जो मुझे समझ में आई थी, मतलब जो बहुत रेयर चीजों में से है कि साइमल्टेनियस सारे मूवमेंट हम जी सकते हैं। इसका मतलब पास्ट और फ्यूचर की ट्रैवलिंग पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। उस मूवमेंट पे जाना, जब सारे मूवमेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उस मूवमेंट पे जाना पॉसिबल है। हमारी लिमिटेशन है कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये भी मतलब लोगों का मानना है। हाँ, टाइम अब क्या होना चाहिए, देखो यार स्पीड ऑफ लाइट में टाइम डिलेशन फैक्ट है, वो जो स्पीड ऑफ लाइट पे टाइम स्लो या फास्ट हो जाता है उससे पास्ट में जाने वाला नियम नहीं बन पाता है। लेकिन जो ये थ्योरी मैंने बताई है कि सारे मूवमेंट अगर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो मूवमेंट संभव है, मूवमेंट संभव है। बदल पाना संभव कि नहीं है ये भी एक क्वेश्चन है कि बदल पाना संभव नहीं है। हो सकता है हम उस मूवमेंट में जाएंगे, बस उसी मूवमेंट में जीने लगेंगे, फिर से तुम्हारी स्टोरी चालू हो जाएगी, वापस आते हैं।
मैंने एकदम वो थ्योरी बताई है जो मुझे सबसे एक्सट्रीम लगी है, आज तक सबसे एक्सट्रीम लगी हैं, जो मुझे बड़ी मुश्किल से समझ में आई थी। तो मैंने ढूंढा कि मैं सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे समझा सकता हूं। तो कभी कभी मैं कुछ बैच में जब कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि इतने कम शब्दों में कोई समझ पाता है क्या। समझ गया। तो और कोई थ्योरी है आपकी? सर अब भूल आज आप खत्म ही करिए, थ्योरी बता ही दीजिए। इतना ही है यार, और क्या है। इसके बाद फिर एक्सट्रीम थ्योरी नहीं है, मतलब नॉन एक्सट्रीम है, जो आम आदमी वो सुन के समझ सकते हैं। भाई रिकॉर्ड कर रहे हो ना यार, इसके कट निकालूंगा मैं। क्या मतलब? मेरे हिसाब से नहीं होते हैं, आज तो कोई एविडेंस नहीं मिला तो कैसे मान लें। और हो भी सकते हैं भाई, एविडेंस नहीं मिला तो हो भी सकते हैं यार। भाई होते तो एविडेंस अब तक दे चुके होते, और होते भी हैं तो हमारे किस काम के, जब कोई अपनी पहचान नहीं छोड़ते। हाँ ये हुआ, मतलब पहले कोई स्पीशीज आई, पहला स्पीशीज आई। हाँ, यहाँ पे रिलीजन कहाँ पे आया, मतलब कब से ये सब मानना चालू किया गया, क्यों किया गया, मतलब उनको देखो यार ये नेचुरल होता है, पता है हमारे अंदर ये भाव उठता ही है कि यार हमसे बड़ा कोई, ये भाव उठता है कि नहीं। एक सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करने का मन हमें किसी एक चीज को करता है, ठीक है। तो वो हर रिलीजन में, हम लोग आपस में कनेक्टेड नहीं थे, दूसरे कंट्री से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन उनके अंदर भी ये भाव आया कि एक सुपर पावर है जिसने हमें बनाया, हम उसको रिस्पेक्ट देंगे। बस यही चीज है, ये भाव अंदर से आया तो हमने अपने मन से गॉड क्रिएट कर दिया, है ना। अब उनमें से कुछ सुपर ह्यूमन हुए। सुपर ह्यूमन मतलब कि उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जो आम आदमी नहीं कर, हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा काम कर दिखाया। तो हमारे लिए आदर का भाव उनके अंदर डेवलप हो गया। अब इतना आदर की एक्सट्रीम हो गई कि हमने उनकी जो भी निगेटिविटी होंगी वो भुलाई दी, पॉजिटिविटी को और बढ़ा चढ़ा के दिखाया। तो वो सुपर गॉड बन गए, मतलब वो गॉड बन गए, उनको हम फिर पूजने लगे। ऐसे गॉड क्रिएट हुआ होगा मुझे लगता है। अच्छा, इसमें सारी बातें ऐसा भी नहीं है, जो एक दो तरह के गॉड हो गए। एक तो कि जो अर्थ में रहे हैं उनको हमने सम्मान देते देते गॉड बना दिया, और एक जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं हमने अपने भाव से डेवलप कर लिया। भाई सूरज को भगवान हमने मान लिया या नदी को भगवान मान लिया, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सुपरफिशियल है। ये रिस्पेक्ट देने का तरीका है कि भाई नदी हमें पानी देती है तो हम उनको रिस्पेक्ट दें, सूरज हमें रोशनी देता है तो हम उनको रिस्पेक्ट दें। अब रिस्पेक्ट का भाव जब ज्यादा हो जाता है तो हम उसको भगवान कहने लगते हैं। नहीं, अब भगवान राम ने ऐसा काम कर दिखाया जो आम आदमी के बस की बात नहीं है, हम सोच भी नहीं सकती कोई इतना त्याग कर सकता है। तो रिस्पेक्ट का भाव उठा, तो लोगों ने, वो आम इंसान रहे होंगे। मेरा मानना है कि स्टोरी में कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई हैं, रहा ऐसा ही कुछ होगा कि वो एक राजा के लड़के होंगे, उनको वनवास मिला होगा, ये बहुत नेचुरल है जो हो सकता है। उसके बाद उन्होंने आदिवासियों की टोली बना के किसी जगह को जीता होगा, तो उससे सबके अंदर रिस्पेक्ट का भाव आया होगा कि यार एक इतना साधारण तरीके से इतने बड़े राजा को हरा दिया। तो वो रिस्पेक्ट का भाव धीरे धीरे हर जनरेशन में बढ़ता गया, और बढ़ता गया, लोगों ने काव्य लिख दिए तो फिर उनको भगवान कहने लगे। मतलब एक भगवान वो हो गया कि भाई जो हम लोग अपनी इमेजिनेशन से बना लेते हैं। तो दो तरह के भगवान हो गए, एक इमेजिनेशन से कि भाई शंकर होते हैं, इंद्र होते हैं, ये इमेजिनेशन वाले लगते हैं मुझे, मेरा अपना मानना है ना। और दूसरे भगवान वो जो जिन्होंने एक्चुअली करके दिखाया। अच्छा, अब क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अब नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कट कर देते हैं। अब हम रिजिड हो चुके हैं कि हम इनके अलावा किसी को भगवान नहीं मानेंगे। जैसे करने को, अगर जैसे मान लिया अभी 100 साल 200 साल तक बहुत आम आदमी लोगों के बीच में हो सकता है भाव डेवलप होता है, मोदी को भगवान बना दे, साईं बाबा को भगवान बनाया कि नहीं बनाया। तो ये भाव की एक्सट्रीम लिमिट है। इसका मतलब ये इवोल्यूशन अभी भी चल ही रहा है, बना देंगे। लेकिन अब क्या होता है कि यहां दो तरह के मत हो गए। पहले क्या होता है, लोग एग्री कर जाते थे कि नहीं ये सुपर ह्यूमन है, हम इसको गॉड कहेंगे, सब एक साथ एक सुर में बोल देते थे। अब क्या हो गया, काटने वाले हो गए कि नहीं हम मानेंगे, तुम नहीं मानोगे। और अगर इन मानने ना मानने की लड़ाई के बीच में अगर मानने वाले बढ़ गए ना, तो एक्चुअली भगवान बन जाएंगे, एक्चुअली भगवान बन जाएंगे। और अगर मानने ना मानने वाले में टकरार होती रही तो फिर वो सुपर भगवान नहीं बन पाएंगे। ये है, यही है ये। तो यही रिलीजन है, फिर हमारे हमसे ही डेवलप हुआ है रिलीजन। कोई मतलब देने नहीं आया, रिलीजन हम ही से डेवलप हुआ है। मतलब मेरा मानना यही है कि बहुत प्रैक्टिकल तरीका यही है कि हम ओवर द जनरेशन चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। बात में अभी रानी लक्ष्मीबाई 150 साल पहले आई, ठीक है,
तो क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ वैसे ही होता होगा जैसे स्टोरी फिल्म में दिखा देते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ हमने पॉजिटिविटी अपनी क्रिएटिविटी से उनको और बड़ा कर दिया, और कुछ ना उनकी नेगेटिविटी रही होंगी उनको छोटा करते चले गए। तो ओवर द जनरेशन कुछ दिन बाद वो बहुत महान हो जाएंगे। तुरंत तुरंत में कोई इतना महान नहीं होता है भाई। इस समय अगर कोई कहते कि मोदी बहुत महान है, क्या नहीं है, लेकिन अगली जनरेशन और बढ़ा के कर देगी, अगली जनरेशन और बढ़ा देगी। यही है थ्योरी रिलीजन की। हो गई यार सारी थ्योरी खत्म। तो आखिरी वाला क्या आप बोले मतलब भगवान जैसे नहीं होते हैं, हम लोग का मानना है भगवान हमने अपने फेथ के हिसाब से बना लिया है। मेरा मानना है कि भगवान हमने अपने फेथ से डेवलप किया, और भगवान को मानना, किसी को फेथ दिखाना, किसी के रिस्पेक्ट दिखाना गलत भी नहीं है भाई। गलत क्यों है भाई? भगवान राम अगर ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते तो उनकी पूजा करने में बुराई क्या है? वो थे या नहीं थे ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है भाई। अगर कोई अच्छी एक्टिविटी को हम रिस्पेक्ट देंगे तो हमारे अंदर वैसे, तुम देख लो यार इंडिया में कितने लोगों के अंदर त्याग की कितनी भावनाएं और कितनी कहानियां हैं। दूसरे देश में ऐसी कहानियां नहीं मिलेंगी। तो कहां से आया ये? रिस्पेक्ट देने से आया भाई। रिस्पेक्ट दिया तो हमारे अंदर ये आया कि हम भी उनके जैसा ही बनने की कोशिश करें। मैं अपने परिवार, अपने अगल बगल के लोगों में देखता हूं ऐसे कैरेक्टर जिन्होंने सही में इतने बड़े बड़े त्याग किए कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये कहां से आया? उन्हीं से आया है। बात समझ रहे हो? उनके जैसे नाम रखना, अपने बच्चों के नाम रखना, ये सब रखने से कल्चर में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। ऐसे लोग हमारे अर्थ में हुए हैं, इंडिया में हुए हैं, तो उनका फॉलो ऑन करने से कितने परिवार बने हुए हैं। इंडिया में देखो यार, रीमैरिज या ये सब चीजें बहुत कम होती हैं, अमेरिका में बहुत ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि ऐसे आइडियल हम लोगों ने बनाए हैं जहां ऐसा नहीं होता था। तो ये चीजें सोसाइटी को अगर अच्छा दे रही हैं तो मुझे लगता है ये पूजा करने में कौन सी बुराई है? कोई बुराई नहीं, तो चलना चाहिए। लेकिन ये बहुत क्लियर रखना चाहिए कि मोटिव क्या है। मोटिव ये नहीं है कि यार हम फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, दान करेंगे, दक्षिणा करेंगे, वो सब गलत है। मोटिव ये है कि उन कहानियों से हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी गेन करना है। ये मोटिव होना चाहिए, रिलीजन का यही मोटिव होना चाहिए, और कोई दूसरा मोटिव नहीं कि हमारा भगवान ज्यादा सुपर, हमारा भगवान। अरे यार जो तुम्हें पसंद आता है वो सुपर है, उसमें अगर पॉजिटिविटी है तभी सुपर है, निगेटिविटी है तो निकाल के बाहर करो, वो भी सुपर नहीं है। बात समझ रहा है? तो जो पॉजिटिव कहानी का एक्सट्रैक्ट है ले लो, और अगर एक्सट्रैक्ट के अलावा मान्यताएं बन गई हैं उनको तो तोड़ ही दो यार। ये करने से ये होगा, जब तक उसका एविडेंस नहीं तब तक मत मानो, जब तक एविडेंस नहीं तब तक मत मानो। तो बहुत क्लियर रहो यार। ठीक है यार, इसके आगे कहानी अगली क्लास में चालू होगी।